नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 पर। और ये एक ऐसा विषय है जो न केवल परीक्षा के लिए। हाँ, इस लेक्चर का उद्देश्य ही CSIR नेट लाइफ साइंस के यूनिट 10 यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए इस महत्वपूर्ण कानून का एक गहन विश्लेषण करना है। बिल्कुल। देखिए, ये कानून क्यों जरूरी है, इसकी प्रासंगिकता समझना सबसे पहला कदम है। ये कोई साधारण नियम कानून नहीं है, बल्कि ये हमारी पृथ्वी, प्रकृति, जैसे कि हमारे कमल और बाघ और न्याय के तराजू के बीच एक संतुलन बनाने का बहुत ही गंभीर प्रयास है। सही कहा। मतलब अगर हम इसे सिर्फ कागजी कानून मानेंगे तो इसकी गहराई नहीं समझ पाएंगे। ये सीधे तौर पर हमारी पारिस्थितिक अखंडता और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करता है। ठीक है, चलिए इसके हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं, तो 1992 के अर्थ समिट का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। रियो डी जेनेरियो वाला सम्मेलन। एग्जैक्टली। उसी पृथ्वी शिखर सम्मेलन में भारत ने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम CBD कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर किए थे। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। और उसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को भारत में लागू करने के लिए, मेरा मतलब है उसे कानूनी जामा पहनाने के लिए 2002 में ये अधिनियम पारित हुआ था। और फिर 2003 में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया। इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी CBD के आधार पर इस कानून के 3 मुख्य स्तंभ या कह सकते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स खड़े हैं, जो कि इस पूरे कानून की आत्मा है। सही कहा। पहला स्तंभ है कंजर्वेशन यानी संरक्षण। इसका मतलब सिर्फ प्रजातियों को बचाना नहीं है, बल्कि उनके पूरे इकोसिस्टम और जेनेटिक पूल को सुरक्षित रखना है। और दूसरा स्तंभ है सस्टेनेबल यूज या सतत उपयोग। हाँ, देखिए, विकास के लिए हमें संसाधनों की जरूरत तो है ही। बिल्कुल, हम विकास को रोक नहीं सकते। तो सतत उपयोग का मतलब है कि हम संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए वो खत्म न हो और पारिस्थितिकी तंत्र की रिकवरी क्षमता बनी रहे। और तीसरा जो स्तंभ है, बेनिफिट शेयरिंग यानी लाभ साझाकरण। मुझे लगता है यही वो हिस्सा है जो इस कानून को इतना खास बनाता है। बहुत खास। सदियों से जो हमारे स्थानीय समुदाय हैं, आदिवासी हैं, वो अपने पारंपरिक ज्ञान से इन संसाधनों को बचाते आ रहे हैं। अगर कोई कंपनी उनके ज्ञान का उपयोग करके मुनाफा कमाती है, तो उस मुनाफे का उचित हिस्सा उन समुदायों को मिलना ही चाहिए। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि CSIR नेट के विद्यार्थी अक्सर 2 शब्दों में उलझ जाते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यानी जैविक संसाधन। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं ना? लगते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अनजैव विविधता एक व्यापक कॉन्सेप्ट है। ये सभी जीवित जीवों, चाहे वो स्थलीय हों, समुद्री हों या जलीय हों, उनके बीच की भिन्नता या वेरिएबिलिटी है। जबकि जैविक संसाधन वो भौतिक चीजें हैं जिन्हें हम वास्तव में उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पौधे, जानवर या कोई सूक्ष्म जीव और उनके आनुवंशिक पदार्थ। मतलब जिनका कोई व्यावसायिक या कमर्शियल उपयोग हो सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर विद्यार्थियों के लिए एक क्रूशियल एग्जाम नोट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस अधिनियम के तहत जैविक संसाधनों की परिभाषा में मानव आनुवंशिक सामग्री यानी ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल भी शामिल नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब इंसानी DNA या खून के सैंपल्स इस कानून के दायरे में नहीं आते। एकदम नहीं। उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है, क्योंकि इंसानी सामग्री का उपयोग पूरी तरह से अलग बायोएथिक्स और मेडिकल रिसर्च के नियमों के तहत आता है। समझ गई। इसी के साथ एक और टर्म बार बार आता है, बायोप्रोस्पेक्टिंग। हाँ, बायोप्रोस्पेक्टिंग। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो ये दवाओं, एंजाइमों या किसी भी मूल्यवान चीज के लिए जैविक संसाधनों की व्यावसायिक खोज है। जैसे जंगलों में जाकर कोई नया औषधीय पौधा खोजना। हाँ, या किसी खास सूक्ष्मजीव से कोई नया एंजाइम निकालना। तो ये तो बहुत बड़े पैमाने पर होता होगा। मेरा सवाल ये है कि सरकार इस विशाल कार्य को इतने बड़े देश में कैसे संभालती है? इसके लिए एक बहुत ही सुव्यवस्थित संस्थागत ढांचा यानी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये एक त्रिस्तरीय पिरामिड यानी 3 टियर स्ट्रक्चर है। 3 टियर स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर कौन सी संस्था आती है? शीर्ष स्तर पर है NBA यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी।
इसे 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। चेन्नई में? हाँ, इसका मुख्य काम विदेशी संस्थाओं या व्यक्तियों की हमारे संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करना है, और ये सरकार को सलाह देने वाली सर्वोच्च संस्था भी है। और पिरामिड के मध्य स्तर पर? मध्य स्तर पर आते हैं SBB यानी स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स। ये हर राज्य में होते हैं। तो इनका काम भारतीय कंपनियों को नियंत्रित करना है। एग्जैक्टली। भारतीय कंपनियों और नागरिकों द्वारा जो व्यावसायिक उपयोग होता है उसे SBB रेगुलेट करता है, ताकि हर छोटे काम के लिए लोगों को चेन्नई ना जाना पड़े। ये तो बहुत लॉजिकल है। और सबसे निचला स्तर? आधार या निचले स्तर पर काम करती हैं BMC यानी बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। ये ग्राम पंचायत या नगर पालिका स्तर पर होती हैं और जमीनी स्तर पर जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करती हैं। तो आखिर इन सब का क्या मतलब है? अगर हम एक्सेस या पहुंच के नियमों की बात करें तो पहुंच के नियम बहुत ही स्पष्ट हैं। मतलब? अगर कोई विदेशी शोधकर्ता भारत आकर शोध करना चाहे तो उसे क्या करना होगा? विदेशी संस्थाओं को कोई छूट नहीं है। उन्हें सीधे टॉप लेवल पर यानी NBA से पूर्व स्वीकृति लेनी ही होगी। और अगर कोई भारतीय वैज्ञानिक शोध कर रहा है तो? उनके लिए नियम थोड़े सरल हैं। भारतीय शोधकर्ताओं को शोध शुरू करने से पहले केवल अपने राज्य के SBB को सूचित करना होता है। लेकिन मैंने पढ़ा था कि अगर कोई भारतीय वैज्ञानिक अपने शोध के परिणाम किसी विदेशी संस्था को देना चाहे, ट्रांसफर ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स, तो नियम बदल जाते हैं। बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। अगर आप अपने शोध के परिणाम विदेश में ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको वापस NBA के पास जाकर उनकी विशेष मंजूरी लेनी होगी, ताकि कोई भारतीय वैज्ञानिक का इस्तेमाल करके हमारा डेटा बाहर न ले जाए। बिल्कुल, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और यहीं पर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग या ABS का कॉन्सेप्ट लागू होता है। अच्छा, ये ABS कैसे काम करता है प्रैक्टिकली? मान लीजिए किसी कंपनी ने हमारे संसाधनों का उपयोग करके कोई दवा बनाई और करोड़ों कमाए, तो उन्हें स्थानीय समुदायों के साथ आर्थिक मुआवजा देना होगा। क्या ये सिर्फ पैसों के रूप में होता है? नहीं, सिर्फ पैसे नहीं, इसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है, या उनके इलाके में बुनियादी ढांचे का विकास हो सकता है। उन्हें लाभ साझा करना ही होगा। जब हम इन संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान की बात करते हैं, विशेषकर आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध प्रणालियों की, तो इनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रही है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है उस पर बायोपायरेसी का खतरा हमेशा से मंडराता रहा है। बायोपायरेसी? हाँ, बिना अनुमति और बिना लाभ साझा किए हमारे ज्ञान पर कोई विदेशी कंपनी पेटेंट ले ले। हल्दी पेटेंट मामले का उदाहरण तो आपको याद ही होगा। हो, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध केस है। अमेरिका में हल्दी के घाव भरने वाले गुणों पर पेटेंट ले लिया गया था, जबकि भारत के हर घर में दादियां सदियों से यही कर रही हैं। बिल्कुल। तब भारत सरकार ने प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों का हवाला देकर उस विदेशी पेटेंट को सफलतापूर्वक चुनौती दी और उसे रद्द करवाया। ये कानून इसी तरह की बायोपायरेसी को बिना अनुमति के होने से रोकता है। बहुत ही जरूरी कदम था। जब हम संरक्षण की बात करते हैं तो भारत के 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट का नाम जरूर आता है। हाँ, पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। इन हॉटस्पॉट्स को ये कानून बहुत प्राथमिकता देता है और शायद इसीलिए जमीनी स्तर पर PBR की भूमिका इतनी अहम हो जाती है। PBR यानी पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये रजिस्टर वही BMC बनाती है ना, जो ग्राम स्तर पर होती हैं? बिल्कुल। ये कोई सामान्य रजिस्टर नहीं है। ये एक स्थानीय डेटाबेस है जिसमें उस इलाके के पौधों, जानवरों, औषधीय वनस्पतियों और वहाँ के बुजुर्गों के पास जो पारंपरिक ज्ञान है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति आकर ये दावा न कर सके कि ये ज्ञान उसने खोजा है। एग्जैक्टली। स्वदेशी ज्ञान को जमीनी स्तर पर कानूनी रूप से बचाने का यह सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या होगा यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है, जैसे बिना मंजूरी के सैंपल ले जाना या अवैध रूप से ट्रांसफर करना? 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी। और अगर उन्होंने जो बायोपायरेसी की है उसका नुकसान 10 लाख से ज्यादा का है तो जुर्माना उस नुकसान के आधार पर और भी बढ़ाया जा सकता है। ये तो काफी सख्त है। लेकिन हाल ही में मुझे लगता है 2023 में इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। बायोडायवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023। हाँ, ये संशोधन बहुत चर्चा में रहा है। 2023 के बदलावों के कई उद्देश्य थे। सबसे पहला था भारतीय वैज्ञानिकों के लिए शोध को सरल बनाना। मतलब जो लाल फीताशाही थी उसे कम करना। बिल्कुल। शोधकर्ताओं को बार बार अनुमतियों के लिए भागना पड़ता था। दूसरा बड़ा बदलाव आयुष और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए किया गया। आयुष यानी आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी,
यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। हाँ, सरकार का तर्क है कि व्यापार को प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि भारतीय हर्बल उद्योग दुनिया भर में अपनी जगह बना सके। लेकिन क्या इससे संसाधनों का अतिदोहन नहीं होगा? यही सबसे बड़ी बहस है। पर्यावरणविदों को लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चक्कर में संरक्षण पीछे न छूट जाए। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय समुदायों के लिए एबीएस यानी लाभ साझाकरण के प्रावधानों को वैसे ही बनाए रखा गया है। तो दोनों पक्षों में एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन जमीनी स्तर पर इस कानून की क्या सीमाएं या चुनौतियां हैं? देखिए, चुनौतियां तो कई हैं। सबसे बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर प्रवर्तन या वीक एनफोर्समेंट। क्योंकि नियम तो बन जाते हैं, लेकिन उन जंगलों में उन्हें लागू कौन करवाएगा? सही कहा। और दूसरी बड़ी बात है कानूनों के बारे में जागरूकता की कमी। जिन आदिवासियों के लिए नियम बने हैं उन्हें खुद इनके बारे में पता नहीं होता। और मुझे लगता है संरक्षण और विकास के बीच का जो संघर्ष है वो तो हमेशा रहता ही है। वो एक निरंतर चलने वाली लड़ाई है। इसके अलावा जो स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स हैं, एसबीबी, उनके पास अक्सर सीमित धन या लिमिटेड फंडिंग होती है। बिना अच्छे बजट के वो निगरानी कैसे करेंगे? ये बहुत ही व्यावहारिक समस्या है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो CSIR नेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए इस पूरे टॉपिक का क्या महत्व है? ये यूनिट 10 के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। उन्हें सिर्फ धाराओं को नहीं रटना है। परीक्षाओं में अक्सर कॉन्जर्वेशन बायोलॉजी, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन और बायो एथिक्स से जुड़े अप्लाइड सवाल आते हैं, जहां उन्हें सोचना पड़ेगा कि किस स्थिति में कौन सा नियम लागू होगा। बिल्कुल। उन्हें बायो प्रोस्पेक्टिंग के मामलों का विश्लेषण करना आना चाहिए। विद्यार्थियों को इसके लिए कुछ प्रमुख संदर्भों का भी अध्ययन करना चाहिए, जैसे पर्यावरण मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेज। हाँ, MoIFMCC की वेबसाइट पर बहुत अच्छी सामग्री है। और माधव गाडगील और रामचंद्र गुहा की 1995 की पुस्तक इकोलॉजी एंड इक्विटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही सिंह एट आल का 2014 का जो स्टडी मटेरियल है वो भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बेहतरीन है। ये सभी सोर्स बहुत अच्छे हैं। ये सब चर्चा करने के बाद ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? देखिए, हमने बात की कि मानव आनुवंशिक सामग्री को इस कानून से बाहर रखा गया है और ये कानून मुख्य रूप से भौतिक संसाधनों के एक्सेस को रोकता है। हाँ, कि कोई जंगल से पौधा ना ले जाए। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में सिंथेटिक बायोलॉजी और डिजिटल डीएनए अनुक्रमण यानी डिजिटल डीएनए सीक्वेंसिंग का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब वैज्ञानिकों को असली पौधे की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। वो सिर्फ कंप्यूटर पर डीएनए का कोड डाउनलोड कर सकते हैं और लैब में उसे बना सकते हैं। तो भविष्य में जब भौतिक सैंपल की जरूरत ही खत्म हो जाएगी तो क्या हमें अपनी जैव विविधता को इस डिजिटल बायोपायरेसी से बचाने के लिए इन कानूनों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं होगी? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब तकनीक कानूनों से बहुत आगे निकल रही है। और ये वो चुनौती है जिसका सामना आने वाले समय के शोधकर्ताओं और आप जैसे विद्यार्थियों को ही करना है। बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये विश्लेषण बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।